सुप्रभात बच्चों। बच्चों, आप जानते हैं कि हमारे जीवन में अनेक प्रकार के लोग हमारी सहायता करते हैं, जैसे ड्राइवर, अध्यापक, सब्जी वाला, सफाई वाला, डॉक्टर, पुलिस, पोस्टमैन आदि। बच्चों, यह सभी अपने कार्यों से हमारा काम आसान बनाते हैं। बच्चों, यहाँ कुछ चित्र दिए हुए हैं। इसमें पहला चित्र है, ये फायर ब्रिगेड का आदमी है। दूसरा एक डॉक्टर है। तीसरा चित्र एक पोस्टमैन का है। चौथा पुलिसमैन और पांचवा एक सफाई वाले का है। यहाँ भी कुछ चित्र हैं बच्चों। दूध वाला, टेलर, सैनिक और लोहार, जो औजारों की मरम्मत करता है। और एक डॉक्टर का चित्र बना हुआ है। बच्चों, इनमें से कुछ तो दैनिक जीवन में काम आते हैं और कुछ विशेष परिस्थितियों में काम आते हैं। जैसे अगर हम बीमार पड़ गए या किसी दुर्घटना के शिकार हो गए तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर को जीवित भगवान का दर्जा दिया गया है, क्योंकि वे हमें नया जीवन देते हैं। हम आज जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं उसमें एक डॉक्टर का वर्णन है, जो अपने कार्य करने के तरीके से एक अनूठा डॉक्टर बन गया था। कहानी का शीर्षक है बच्चों, डॉक्टर के शब्द। इस पाठ का उद्देश्य है, बच्चे इस पाठ के माध्यम से विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों से सामंजस्य बैठाना सीखेंगे। विषम परिस्थितियों में भी सकारात्मक सोच रखेंगे, यानी अगर परिस्थिति हमारी अनुकूल नहीं है तब भी जो हमारा सोचने का नज़रिया है वह सकारात्मक हो और अपने कार्य और फर्ज के प्रति सजग होंगे। तो बच्चों, आइए हम कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है डॉक्टर के शब्द। यह एक प्रेरक कहानी है बच्चों। चिकित्सक का अर्थ होता है ईमानदारी से मरीज का इलाज करना, न कि उसे झूठा दिलासा देकर अंधेरे में रखना। लेकिन कभी कभार ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जब मरीज अपना आत्मविश्वास खो बैठता है और अपने अंतिम समय का इंतज़ार करने लगता है। ऐसे में दवाइयाँ काम नहीं आती। मरीज की बौद्धिक क्षमता के विकास के लिए चिकित्सक के मुंह से निकले दो मीठे बोल ही वरदान साबित होते हैं। बच्चों, आप जब डॉक्टर का दवाइयों पर से भरोसा उठ जाता है, अर्थात मरीज की हालत अत्यधिक खराब हो जाती है, तब वह मरीज के साथ रहने वाले लोगों से भगवान से प्रार्थना करने के लिए कहता है और अपने मीठे शब्दों द्वारा उसको जीवन दान देने का प्रयास करता है। डॉक्टर रमन के पास मरीज बीमारी के आखिरी दिनों में ही आते। वे अक्सर चिल्लाते। कौन चिल्लाता बच्चों? डॉक्टर रमन। तुम एक दिन पहले नहीं आ सकते थे? यह एक सामान्य सी घटना होती। इसका कारण भी साफ था, डॉक्टर की बड़ी फीस, और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह कि कोई यह मानना नहीं चाहता कि आखिरी समय आ गया है। बच्चों, कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता। सब चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें और हमेशा जिंदा रहें। हालांकि ऐसा संभव नहीं है, लेकिन यह लोगों की सोच होती है। डॉक्टर रमन के पास जाना चाहिए। डॉक्टर रमन की प्रसिद्धि एक ऐसे चिकित्सक के रूप में थी, एक ऐसे डॉक्टर के रूप में थी कि लोगों का मानना था कि जो मरीज किसी भी डॉक्टर से ठीक नहीं होगा या कहीं भी ठीक नहीं होगा, वह डॉक्टर रमन के पास जाते। उनकी फीस भी अधिक थी। आखिरी समय और डॉक्टर रमन जैसे एक दूसरे से मिलजुल गए थे। मरीज, बीमार व्यक्ति अंतिम समय में ही डॉक्टर रमन के पास आता।
इस कारण वे उनसे डरने भी लगे थे। अब वहाँ आने से दो ही बातें हो सकती थी, या तो मरीज असाध्य रोगों से ठीक हो सकता था, गंभीर रोग डॉक्टर रमन ठीक कर सकते थे, या फिर उसकी मृत्यु हो सकती थी। इस तरह जब वह महापुरुष मरीज के सामने प्रकट होते, तब इस पार या उस पार निर्णय तुरंत करना होता था। इस पार या उस पार, या तो वो जिंदा रहेगा मरीज, या उसकी मृत्यु हो जाएगी। तब कोई लापरवाही या चालबाजी काम नहीं आती थी। और ऐसे समय में जब मरीज का अंत समय आ गया हो, अंतिम समय चल रहा हो, उस समय कोई लापरवाही या चालबाजी किसी डॉक्टर को कोई काम नहीं आती थी। अब वे राय देने वाले डॉक्टर मात्र न रहकर फैसला सुनाने वाले जज बन गए थे। उनके शब्दों पर मरीज की जिंदगी निर्भर रहने लगी थी। अर्थात अगर वह उनका परीक्षण करके यह कह देते कि मरीज ठीक नहीं हो सकता, तो फिर मरीज निराश हो जाता है। लेकिन अगर डॉक्टर साहब इन सब से परेशान नहीं होते थे, वे नहीं मानते थे कि मीठे शब्द बोलकर ज़िंदगी बचाई जा सकती है। बच्चों, उनका मानना था कि मीठे शब्द बोलने से किसी की ज़िंदगी बचने वाली नहीं है, और जो वास्तविकता है, जो हकीकत है, वह तो सामने आएगी ही। वे नहीं सोचते थे कि झूठ बोलकर दिलासा देना उनका कर्तव्य है। वह अपने कर्तव्य के प्रति सजग थे, और एक डॉक्टर का ये कर्तव्य है, एक चिकित्सक का ये कर्तव्य है कि वह मरीज को मरीज का सही उपचार करे और उसको उनके रोगों के बारे में सही सही बताए। जब प्रकृति कुछ ही घंटों में फैसला सुना देती, अर्थात उस समय झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं रहता जब मरीज की मृत्यु समीप होती। लेकिन जब भी उन्हें कोई उम्मीद की कोई जरा सी किरण नजर आती, तो वे कमर कसकर मैदान में उतर पड़ते। किस मैदान में उतर पड़ते बच्चों? वह मरीज को बचाने के लिए कमर कसकर तैयार हो जाते। कमर कसना मुहावरा है जिसका अर्थ होता है तैयार होना, किसी कार्य के लिए मजबूती के साथ, प्रतिबद्धता के साथ तैयार होना। और चाहे जितने घंटे या दिन भी लग जाएं, वे सब कुछ भूलकर मरीज को यमराज के पंजे से छुड़ा लाने के प्रयत्न में लग जाते। अर्थात वह अथक परिश्रम करते। यमराज मरीज को ले जाए या मरीज मृत्यु को प्राप्त हो, उसके पहले वह प्रयास करके उसको बचाने का प्रयास करते, उसके जीवन को बचाने का प्रयास करते। आज एक मरीज के सिरहाने खड़े उन्हें खुद को दिलासा देने वाले ऐसे लोगों की ज़रूरत महसूस हो रही थी जो झूठ बोलकर भी उन्हें ढाढ़स बना सके। बिस्तर पर उनका जिगरी दोस्त गोपाल निढाल पड़ा था। लेकिन आज समय दूसरा था बच्चों। आज एक मरीज के सिरहाने, यानी मरीज के सिर के पास खड़े हुए थे डॉक्टर रमन, और उन्हें खुद को दिलासा देने वाले, खुद को भरोसा दिलाने वाले ऐसे लोगों की ज़रूरत महसूस हो रही थी जो झूठ बोलकर भी उनको ढाढ़स बता सके। अर्थात वह यह कह सके कि नहीं, उनका मित्र ठीक हो जाएगा। बिस्तर पर उनका जिगरी दोस्त गोपाल निढाल पड़ा था, क्योंकि वह जो मरीज था वह कोई और नहीं, उनका जिगरी दोस्त गोपाल था। उनकी दोस्ती 40 साल पुरानी थी। गोपाल और डॉक्टर रमन की दोस्ती 40 साल पुरानी थी, जो किंडरगार्टन स्कूल से शुरू हुई थी, जो पढ़ाई के बचपन के दिनों से ही या शुरुआती दिनों से ही शुरू हुई थी। अब परिवार और काम धंधे की बातों को लेकर उनका मिलना जुलना काफ़ी कम हो गया था। दोनों जब पढ़ लिख करके अपने अपने क्षेत्रों में गए, अपने अपने काम धंधे में लग गए, तब अक्सर ऐसा होता है बच्चों कि जो जिगरी दोस्त होते हैं, जो घनिष्ठ मित्र होते हैं, उनके बीच भी मिलना जुलना कम हो जाता है। और वैसे ही स्थिति डॉक्टर रमन और गोपाल के बीच हो गई थी। पर प्यार में कमी नहीं आई थी। अर्थात उन दोनों के प्रति जो लगाव था, एक दूसरे के प्रति जो लगाव था, जो प्यार था, उसमें कोई कमी नहीं थी। इतवार के दिन शाम को अक्सर गोपाल उनके पास पहुंच जाता और अस्पताल के एक कोने में चुपचाप बैठा प्रतीक्षा करता रहता कि डॉक्टर साहब कब खाली होते हैं। इतवार के दिन जब छुट्टी होती
गोपाल डॉक्टर रमन के अस्पताल में जा पहुंचता और अस्पताल के एक कोने में चुपचाप बैठकर उनके खाली होने की प्रतीक्षा करता। फिर दोनों साथ खाना खाते, फिल्म भी देखते और देश दुनिया की जमकर बातें करते और मौका मिलने पर दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताते। अपनी व्यस्तता के कारण डॉक्टर रमन ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि गोपाल पिछले 3 महीने से उनसे मिलने नहीं आया। डॉक्टर रमन एक डॉक्टर थे, इसलिए वो हमेशा व्यस्त रहते थे। इसलिए ये बात उनके दिमाग से उतर गई या उनका ध्यान ही नहीं गया कि लगभग हर इतवार को आने वाला उनका मित्र गोपाल पिछले 3 महीने से उनसे मिलने नहीं आया है। एक दिन सुबह जब उन्होंने मरीजों से भरे अस्पताल की एक बेंच पर उसके बेटे को इंतजार करते देखा। किसके बेटे को? गोपाल के बेटे को। तब उन्हें यह याद आया कि गोपाल का बेटा आज क्यों बैठा हुआ है, गोपाल 3 महीने से क्यों नहीं आया। सारी बातें उनके मस्तिष्क में आई। फिर भी वे 1 घंटे तक उनसे बात करने का वक्त नहीं निकाल सके, लेकिन अपनी व्यस्तता के कारण वह गोपाल के बेटे से मिलने में भी 1 घंटे की उनकी देरी हुई। इसके बाद जब वे ऑपरेशन रूम जाने के लिए उठे तो उसके पास जाकर बोले, क्यों आए हो बेटा? उनसे प्रश्न किया, बेटे से प्रश्न किया। लड़का झेपते हुए धीरे से बोला, माँ ने भेजा है। झेपते हुए कह सकते हैं, उसने शर्माते हुए या झिझक के साथ धीरे से कहा, माँ ने भेजा है। बात क्या है? पापा बीमार हैं, बच्चे ने बताया। आज ऑपरेशन करने का दिन था और 3 बजे तक वे फुर्सत नहीं पा सके, वह व्यस्त थे। इसके बाद वे तुरंत लॉली एक्सटेंशन में स्थित अपने मित्र के घर चल पड़े। गोपाल का घर कहाँ था बच्चों? लॉली एक्सटेंशन में। गोपाल बिस्तर पर पड़ा सो रहा था। जब डॉक्टर रमन वहाँ पहुँचे तो उनका मित्र गोपाल वहाँ बिस्तर पर पड़ा सो रहा था। डॉक्टर साहब उसके सिरहाने जा खड़े हुए और पत्नी से पूछा, कब से बीमार है? 1.5 महीना हो गया डॉक्टर साहब। किससे इलाज चल रहा है? एक पड़ोसी डॉक्टर से। वो हर तीसरे दिन आते हैं और दवा देते हैं। नाम क्या है उसका? नाम उन्होंने कभी नहीं सुना था। बोले, इसे मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे तो कुछ बताना था। तुमने खुद खबर क्यों नहीं की? गोपाल की पत्नी से डॉक्टर रमन बोले कि आप जिस डॉक्टर का नाम बता रही हैं उसका नाम तो मैंने कभी नहीं सुना। यानी वो कोई मशहूर, कोई अच्छा डॉक्टर नहीं था। वह गली मोहल्ले का एक झोला छाप डॉक्टर रहा होगा। और उसके बाद उलाहना के तौर पर गोपाल की पत्नी से बोले कि तुमने खुद क्यों खबर नहीं की, अर्थात आपने मुझे क्यों नहीं खबर की, आपको तो मुझे बताना था। गोपाल की पत्नी बोली, हमने सोचा आप व्यस्त होंगे और बेकार में आपको परेशान करना होगा। गोपाल की पत्नी ने बड़ी दयनीयता से कहा। वह संकोच के कारण डॉक्टर रमन को सूचना नहीं दे पाई थी या भिजवा पाई थी। वह काफ़ी परेशान नजर आ रही थी। डॉक्टर साहब समझ गए, अब गंवाने लायक वक्त नहीं बचा है, अर्थात अब देर करना ठीक नहीं है। उन्होंने कोट उतारा और बक्सा खोला। अपनी जो दवाइयों का बक्सा था वह खोला, इंजेक्शन ट्यूब निकाली, सुई खोलते पानी में रख दी। गोपाल की पत्नी उन्हें यह सब करते देखकर और भी परेशान होने लगी और सवाल पूछने लगी। जब डॉक्टर इंजेक्शन लगाने की तैयारी करने लगे तो गोपाल की पत्नी परेशान हो उठी और बार बार उनसे प्रश्न करने लगी। अब सवाल मत करो, डॉक्टर ने जोर से कहा। उन्होंने बच्चों पर नज़र डाली जो खौलते पानी में सुई को उछलते देख रहे थे। वे बोले, बड़े लड़के को यहीं रहने दो, बाकी सबको किसी और कमरे में भेज दो, क्योंकि वहाँ सबका रहना उनको उचित नहीं लगा। सिर्फ एक बड़े लड़के को रोकने के लिए कहकर वह बाकी को दूसरे कमरे में भेजने के लिए कहे।
मरीज की बाह में इंजेक्शन लगाकर वे कुर्सी पर बैठ गए और घंटे भर उसे देखते रहे। इंजेक्शन लगाने के बाद, सुई लगाने के बाद वह बैठ गए और उस मरीज की गतिविधि को, कि उस सुई का क्या असर हो रहा है या देखने के लिए वह कुर्सी पर घंटे भर बैठे रहे। मरीज शांत पड़ा था। डॉक्टर के चेहरे पर पसीना निकल आया और थकान से आंखें मूंदने लगीं, अर्थात आंखें बंद होने लगीं। दिन भर हॉस्पिटल में, अस्पताल में मरीजों को देखते रहे थे डॉक्टर साहब, और फिर उसके बाद यहाँ आए। काफ़ी देर हो गई थी, जिस कारण उनकी आंखें भी अब मूंदने लगी थी, अर्थात बंद होने लगी थी नींद के कारण। मरीज की पत्नी कोने में खड़ी चुपचाप सब कुछ देख रही थी। फिर धीरे से बोली, आपके लिए कॉफ़ी बनाऊं? नहीं। हालांकि भूख से वे बेहाल उठे। हालांकि डॉक्टर साहब को भूख लगी हुई थी, लेकिन उन्होंने काफ़ी पीना उचित नहीं समझा। उन्होंने दोपहर का खाना नहीं खाया था। थोड़ी देर बाद वे उठे और बोले, मैं बहुत जल्द लौट आऊँगा, इन्हें बिल्कुल मत छेड़ना। अर्थात वह यह हिदायत देकर जाने वाले थे कि मरीज को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। थैला उठाया और बाहर खड़ी कार में जा बैठे। अपना बॉक्स उठाया, थैला उठाया और बाहर अपनी कार में जा बैठे। 15 मिनट में वे वापस आ गए। साथ में एक नर्स और सहायक भी थे। मरीज की पत्नी से बोले, मैं एक ऑपरेशन करूंगा। उन्होंने मरीज से कहा कि मैं एक ऑपरेशन करूंगा। क्यों, क्या हुआ है? मरीज की पत्नी ने घबरा कर पूछा। ऑपरेशन के नाम से मरीज की पत्नी डर गई और उसने घबरा कर पूछा कि क्यों, क्या हुआ? बाद में बताऊंगा, अभी तुम लड़के को यहाँ छोड़ दो और पड़ोसी के घर चले जाओ, और जब तक मैं तुम्हें बुलाऊं नहीं वापस मत आना। वह लड़के को छोड़ करके बाकी परिवार के सभी सदस्यों को दूसरे घर चले जाने के लिए कहा, पड़ोस में चले जाने के लिए कहा। मरीज की पत्नी बेहोश होकर जमीन पर गिरने को हुई, लेकिन नर्स ने उसे संभाल लिया और बाहर जाने में मदद की। रात को करीब 8 बजे मरीज ने आंखें खोली और बिस्तर पर धीरे से हिला। सहायक बहुत खुश हुआ और कहने लगा, अब ये जरूर ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर ने भावहीन आंखों से उसे देखा और धीरे से कहा, इसे ठीक करने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन इसके दिल का क्या होगा? अर्थात बच्चों, गोपाल के दिल में या हार्ट में कोई गड़बड़ी थी। नाड़ी में तो सुधार हुआ है, डॉक्टर बोले नाड़ी में तो सुधार हुआ है, लेकिन इसके दिल का क्या होगा? और असली समस्या उसके दिल में ही थी। ठीक है, लेकिन इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। डॉक्टर ने कहा नाड़ी ठीक चल रही है, लेकिन इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसे मामलों में शुरू में हल्का सुधार दिखाई देता है, लेकिन वह टिकता नहीं है। इन वाक्यों में डॉक्टर का अनुभव दिखाई दे रहा है, क्योंकि गोपाल पहला मरीज नहीं था उनके लिए इस प्रकार का। तो वह अपना अनुभव अपने सहायक से बताते हुए कहते हैं कि ऐसे मामलों में शुरू में हल्का सुधार दिखाई पड़ता है। वह झूठा साबित होता है, लेकिन वह सुधार जो है कुछ क्षणों के लिए होता है, वह सच नहीं होता। फिर थोड़ी देर बाद सोचकर बोले, अगर नाड़ी सवेरे 8 बजे तक चलती रहती है तो यह अगले 40 वर्ष तक चलती रहेगी। बच्चों, इन वाक्यों में डॉक्टर का आत्मविश्वास भी दिखाई देता है। वह कहते हैं कि अगर सुबह 8 बजे तक नाड़ी चलती रही, अर्थात नाड़ी बंद नहीं हुई, तो अगले 40 वर्ष तक मरीज स्वस्थ रहेगा और इसकी नाड़ी चलती रहेगी। लेकिन मुझे शक है कि रात के 2 बजे के बाद भी यह इसी तरह चलती रहेगी। इसी तरह चलती रहेगी अर्थात उनको ये शंका थी, उनका मानना था कि रात के 2 बजे के बाद नाड़ी चलना बंद भी हो सकता है या उसकी गति में परिवर्तन हो सकता है। इसके बाद उन्होंने सहायक को वापस भेज दिया और मरीज के पास बैठ गए। जो सहायक आया था उसको वापस भेज दिया और खुद मरीज के पास बैठ गए। 11 बजे के करीब मरीज ने आंखें खोली और डॉक्टर की ओर देखकर मुस्कुराया। उसमें हल्का सुधार हुआ था और उसने कुछ खाना भी खाया। घर भर में चैन और खुशी की लहर दौड़ गई। इतना सब कुछ होने से घर वाले प्रसन्न हो गए और एक संतोष की सांस ली कि चलो अब मरीज धीरे धीरे ठीक हो रहा है।
सब डॉक्टर के पास आ खड़े हुए और कृतज्ञता प्रकट की। कृतज्ञता का अर्थ होता है बच्चों, जो हमारे ऊपर उपकार करता है, जो हमारी भलाई करता है, उसके प्रति जो हम अपनी संवेदना प्रकट करते हैं, अपना आभार प्रकट करते हैं, उसे कृतज्ञता कहते हैं। तो सब ने डॉक्टर के लिए कृतज्ञता प्रकट की, लेकिन वे चुप बैठे मरीज को की ओर देखते रहे। लगता था कि वे किसी की बात सुन नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको अपना लक्ष्य प्यारा था बच्चों। और डॉक्टर का लक्ष्य क्या था? अपने मित्र गोपाल को जीवन दान देना। मरीज की पत्नी पूछने लगी, अब ये खतरे से बाहर हैं? बिना सिर घुमाए उन्होंने कहा। डॉक्टर ने बिना सिर घुमाए कहा, इन्हें हर 40 मिनट पर ग्लूकोज और ब्रांडी देती रहो, 2 चम्मच काफ़ी होगी। मरीज की पत्नी रसोई घर में चली गई। वह बेचैन हो रही थी। वह चाहती थी कि जो भी सच्चाई हो, अच्छी या बुरी, उसे पता चल जाए। मरीज की पत्नी ये जानना चाहती थी कि आखिर उसके पति को हुआ क्या है, कौन सी बीमारी है। डॉक्टर साहब कुछ स्पष्ट क्यों नहीं बता रहे? वह सोच रही थी कि डॉक्टर साहब मरीज के बारे में सही क्यों नहीं बता रहे हैं। दुविधा उसके लिए असह्य होती जा रही थी, और जो मरीज के ठीक होने और न होने के बीच की दुविधा थी, वह अब सह नहीं पा रही थी, उसके लिए असह्य होती जा रही थी। शायद वे मरीज के सामने कुछ न कहना चाहते हों, और मरीज की पत्नी सोची कि हो सकता है कि वो मरीज के सामने डॉक्टर साहब कुछ नहीं बताना चाहते हों। इसलिए रसोई के दरवाजे से उसने उन्हें इशारे से बुलाया। वे चले गए तो उसने पूछा, अब ये कैसे हैं, बस तो जाएंगे? डॉक्टर ने होठ काटे और जमीन की ओर देखते हुए धीरे से कहा, अपने पर काबू रखो, भरोसा रखो, धैर्य रखो। मरीज की पत्नी से बोला, इस वक्त कोई सवाल मत करो। भय से मरीज की पत्नी की आंखें फैल गईं। उसने उनके हाथ कसकर पकड़ लिए और कहने लगी, मुझे सच बता दीजिए। वह उनसे विनती करने लगी, प्रार्थना करने लगी कि मुझे जो भी सच हुआ बता दीजिए। इस वक्त मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। डॉक्टर साहब ने रमन ने कहा, इस वक्त मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। यह कहकर वे कुर्सी पर जाकर बैठ गए। पत्नी ने चीख कर रोना शुरू कर दिया, यानी जोर जोर रोना शुरू कर दिया। आवाज़ सुनकर मरीज ने चौंक कर आंखें खोली और देखने लगा कि क्या बात है। डॉक्टर साहब फिर उठे, रसोई की ओर गए, दरवाज़ा बाहर से बंद कर कुंडी चढ़ा दी। फिर आवाज़ बाहर निकलने से रुक गई, और जो रोने की आवाज़ थी वह बंद हो गई। वे फिर कुर्सी पर आकर बैठे तो मरीज ने धीरे से पूछा, कैसी आवाज़ थी, कोई रो रहा था क्या? डॉक्टर ने कहा, तुम अपने पर जोर मत डालो, बात मत करो, सोने की कोशिश करो। डॉक्टर ने मरीज की बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि उसको हिदायत दी कि तुम अपने दिमाग पर जोर मत डालो, बात मत करो और सोने की कोशिश करो, जिससे कि तुम्हें आराम हो। मरीज ने फिर पूछा, क्या मैं जा रहा हूँ? मुझसे मत छिपाओ। क्या मैं जा रहा हूँ अर्थात क्या मेरी मृत्यु हो जाएगी? डॉक्टर ने अस्पष्ट सी कुछ ध्वनि की और कुर्सी पर बैठे रहे। अस्पष्ट थी सी अर्थात ऐसी ध्वनि जो मरीज के समझ में नहीं आई। उनके जीवन में ऐसी स्थिति कभी नहीं आई थी, क्योंकि वह बच्चों स्पष्ट वक्ता थे। वह सब कुछ साफ साफ सच सच बता देने वाले डॉक्टर थे, लेकिन आज पता नहीं क्यों उनका मन सच बताने को नहीं कर रहा था। लीपापोती उनके स्वभाव में नहीं थी। लीपापोती अर्थात बात को घुमाना फिराना, घुमा फिरा कर कहना उनके स्वभाव में नहीं था। इसी कारण लोग उनके शब्दों को बहुत महत्व देते थे। उन्होंने मरीज की तरफ एक नज़र डाली। उसने इशारे से उन्हें पास बुलाया और धीरे से कहने लगा, मैं जानना चाहता हूँ कि और कितना जीऊँगा, मुझे वसीयत पर दस्तखत कर लेने दो। गोपाल बोला कि मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी की का कितना समय बाकी रह गया है, मुझे वसीयत पर दस्तखत कर लेने दो। वसीयत एक ऐसा कागज़ होता है बच्चों, जो जिस पर वो अपनी संपत्तियों का ब्यौरा लिखता है, वह किसको देना है,
कौन सी संपत्ति किसको देनी है या उसके परिवार को देनी है। डॉक्टर बोले, इस वक्त अपने पर दबाव मत डालो, शांत रहने की कोशिश करो। लेकिन यह कहते हुए वे स्वयं को मूर्ख महसूस कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि मरीज की हालत जो है वो बहुत अच्छी नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए स्वयं को मूर्ख महसूस कर रहे थे, या हम कह सकते हैं कि वह अपने को दिलासा, झूठ बोलकर खुद को दिलासा दे रहे थे। सोचने लगे, कितना अच्छा हो मैं इन सब से बचकर किसी ऐसी जगह चला जाऊं जहां मुझसे कोई सवाल न पूछा जा सके। वह छुपने की जगह ढूंढ रहे थे, क्योंकि वह गोपाल के या अपने मित्र के जो मरीज था उसके प्रश्नों का उत्तर देने में असहज महसूस कर रहे थे। फिर वे उठे और बाहर अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गए। सोचने लगे, घड़ी देखी, आधी रात हो चुकी थी। वसीयत पर दस्तखत होने हैं तो 2 घंटे में हो जाना चाहिए, नहीं तो बच्चों कुछ भी हो सकता था। वे संपत्ति के बारे में जिम्मेदार नहीं होना चाहते थे। घर की समस्याओं का उन्हें अच्छी तरह ज्ञान था और सुब्बिया तथा उसके लोगों की भी उन्हें सही जानकारी थी। लेकिन इस वक्त वे क्या कर सकते थे? अगर वे वसीयत पर दस्तखत करने की सुविधा उसे दे देते हैं, बच्चों यह वाक्य अधिक महत्वपूर्ण है। उनका मानना था कि अगर वह गोपाल को वसीयत पर दस्तखत, सिग्नेचर करने की सुविधा दे देते हैं तो उसकी मौत का परवाना भी हो सकता है, क्योंकि यह काम करके, वसीयत पर हस्ताक्षर करके गोपाल अपने जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाता और यह मान लेता कि मेरा अंत समय अब आ गया है, क्योंकि इस कारण जीवित रहने की उसकी कोशिश एकदम खत्म हो जाती और जो वह एक प्रकार से कोशिश करता, वसीयत पर दस्तखत न करके जो वह जीने की कोशिश करता, वह समाप्त हो जाती। वे गाड़ी से निकले और घर की ओर चल पड़े। फिर कुर्सी पर जाकर बैठ गए। मरीज बराबर उनको देखे जा रहा था। डॉक्टर ने खुद से कहा, अगर मेरे शब्द इसे बचा सकते हैं तो इसे मरना नहीं चाहिए। डॉक्टर का ये विश्वास था, क्योंकि जो डॉक्टर की प्रसिद्धि थी वह यही थी कि वह सब कुछ सच सच बताते थे। और उनको लगा कि अगर गोपाल भी मेरी बात मानेगा और अगर मैं ये कह दूंगा कि नहीं तुम नहीं मरोगे, तो हो सकता है कि वह जिंदा बच जाए। वसीयत की फिर क्यों ज़रूरत है? वे बोले, सुनो गोपाल, यह पहली दफ़ा वे अपने मरीज के सामने नाटक करने जा रहे थे। झूठ बोलकर जीवन जीने की उसकी इच्छा जगाने, अपने मित्र की इच्छा जगाने, क्योंकि उनको पता था कि मेरे झूठ बोलने से गोपाल की जो जीने की इच्छा है वह जाग जाएगी। मरीज के ऊपर झुककर वे ज़्यादा जोर देकर बोले, वसीयत की फिक्र मत करो, तुम जियोगे, तुम्हारा दिल बहुत मजबूत है। यह सुनते ही मरीज के चेहरे पर चमक आ गई। संतोष की सांस भरकर उसने कहा, तुम कह रहे हो यह तुम्हारे मुंह से निकली बात जरूर सच होगी। डॉक्टर ने कहा, हाँ मैं कह रहा हूँ, तुम हर क्षण ठीक हो रहे हो। अब सो जाओ, गहरी नींद में सो जाओ, मन से सब परेशानियाँ निकाल दो, मैं सवेरे तुमसे मिलूँगा। और इतनी बात सुनने के बाद गोपाल के मन में जीने की इच्छा लगी और उसे ये लगा कि वह ठीक हो जाएगा। मरीज ने कृतज्ञ भाव से डॉक्टर की ओर देखा और फिर आंखें बंद कर ली। डॉक्टर ने अपना बैग उठाया और धीरे से दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल गए। घर जाते हुए रास्ते में वे अस्पताल में रुके। सहायक को बुलाया और बोले, तुम लाली एक्सटेंशन वाले मरीज के पास चले जाओ, दवा की एक ट्यूब साथ ले जाना। अब किसी भी क्षण वह जा सकता है, क्योंकि अब रात के 2 बजने वाले थे और डॉक्टर का मानना था कि अगर 2 बजे तक नाड़ी चलती रही तब वह बहुत लंबे समय तक जिंदा रह सकता है। कष्ट ज़्यादा हो तो यह ट्यूब दे देना, जल्दी करो, जाओ। कुछ ज़रूरी हिदायत अपने सहायक को देकर वह अपने घर चले गए। दूसरे दिन 10 बजे वह फिर वहाँ पहुँच गए। कार से निकलते ही मरीज के कमरे की ओर तेजी से गए। मरीज जाग रहा था। सहायक ने बताया कि नब्ज सही चल रही है। उन्होंने स्टेथोस्कोप मरीज के दिल पर रखा, कुछ देर तक सुना और उसकी पत्नी से बोले। स्टेथोस्कोप बच्चों यह एक ऐसा उपकरण होता है जो डॉक्टर जिससे मरीज के शरीर के अंदर का हाल
जानते हैं। देवी, आप खुश हो जाओ, तुम्हारा पति 90 साल तक जिंदा रहेगा। अस्पताल लौटते हुए सहायक ने पूछा, सर क्या वे जीवित रहेंगे? अब मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि गोपाल 90 साल तक जिंदा रहेगा, लेकिन मेरे लिए हमेशा यह पहेली रहेगी कि वह यह हमला कैसे झेल गया। यानी जो उसको दिल का जो दौरा पड़ा होगा, जो उसकी बीमारी थी, वह उसको कैसे झेल गया, कैसे उसको सहन कर गया, यह डॉक्टर को भी समझ में नहीं आया। तो इसके पीछे क्या बात हो सकती है बच्चों? इसके पीछे यही कारण हो सकता है कि डॉक्टर कभी झूठ नहीं बोलते थे, लेकिन उन्होंने गोपाल के बचने की बात कही थी, जिससे कि गोपाल के मन में जीने की इच्छा हुई और वह जिंदा बच गया। बच्चों, इस पाठ को पढ़ने से हमें क्या सीख मिलती है? हमें अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। डॉक्टर रमन अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान थे, इसीलिए वह अपने दोस्त के जीवन को बचा सके। झूठ और सच का महत्व परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित करना। अगर बच्चों वह झूठ जो किसी की जान बचाए, वह झूठ जो किसी को दूसरे को परोपकार करने में जो सहायक हो, उसे झूठ कहते हैं, नहीं कहा जाता। तो झूठ और सच का महत्व परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित करना, यह इससे पाठ से सीख मिलती है। और तीसरी सोच है सकारात्मक सोच रखना, हमेशा सकारात्मक ढंग से सोचना। बच्चों, डॉक्टर रमन की चारित्रिक विशेषताएं क्या क्या थी? वह स्पष्टवादी थे, आत्मविश्वासी थे, ईमानदार थे और कर्तव्यनिष्ठ थे। डॉक्टर रमन स्पष्टवादी थे, वे कभी भी झूठ बोलकर मरीज को अंधेरे में नहीं रखते थे, यह उनकी विशेषता थी। बच्चों, आत्मविश्वासी, डॉक्टर रमन अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहते थे कि एक दिन पहले नहीं आ सकते, अर्थात वह मरीज को बचाने में पूरा भरोसा रखते थे। ईमानदार, डॉक्टर रमन ईमानदार थे, वे कभी किसी मरीज को झूठ बोलकर धोखा नहीं देते थे, ईमानदारी से सारा सच बता देते थे। कर्तव्यनिष्ठ, यह डॉक्टर रमन की कर्तव्यनिष्ठा थी, जिससे कि वे अपने मित्र गोपाल के जीवन को बचा सके। लेखक परिचय। आर के नारायण का जन्म 10 अगस्त 1906 को मद्रास, चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ। इन्होंने लेखन कार्य को ही अपना पेशा माना। इन्होंने अनेक प्रकार की विधाओं में कार्य किया, यानी इन्होंने अनेक प्रकार के कार्य किए। इन्होंने कई धार्मिक उपन्यास तथा कहानियाँ लिखी जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। इन्होंने सबसे पहले जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम है स्वामी और मित्र। कहानियों में मालगुड़ी की कहानियाँ विश्व प्रसिद्ध हैं। इनकी कहानियों में हास्य मिलता है तथा शिक्षाप्रद भी होती हैं। आर के नारायण को पद्म विभूषण, साहित्य अकादमी, AC पेंशन मेडल तथा भारत का दूसरा सिविल अवार्ड भी मिला। इनका निधन अर्थात इनकी मृत्यु 13 मई 2001 को हुई। अब हम लोग शब्दार्थ पर चर्चा करते हैं। बच्चों, नाड़ी का अर्थ होता है नब्ज, व्यस्तता, किसी कार्य में लगा हुआ, चालबाजी, धोखेबाजी, असह्य, जो सहा न जा सके। दिलासा का अर्थ होता है बच्चों सहानुभूति, किसी को सांत्वना देना, किसी के साथ सहानुभूति रखना। प्रतीक्षा, इंतजार। प्रयत्न, कोशिश करना, प्रयास करना। ढांढस, हौसला अथवा धैर्य। कृतज्ञता, उपकार मानने का भाव। कर्तव्य, फर्ज, दस्तखत, हस्ताक्षर, सहायक, सहायता करने वाला। मरीज का अर्थ रोगी। निर्णय का अर्थ फैसला। सिरहाने, सिर के पास। निर्भर का अर्थ है आश्रित, किसी पर आश्रित होना। वसीयत, संपत्ति संबंधी कागजात। निढाल, अत्यंत थका हुआ। गृह कार्य। बच्चों, इस पाठ से संबंधित गृह कार्य है, यदि मैं डॉक्टर होता, इस विषय पर लगभग 80-100 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए। दूसरा, डॉक्टर के शब्द पाठ का शब्दार्थ याद करिए। धन्यवाद।